स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीति मैम क्लासेस। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, और रोमांटिक इमेज है ना, रोमांटिक इमेज और फीलिंग्स के, नेशनल फीलिंग्स के बारे में पढ़ा था। तो हमारा पेज 13 कंप्लीट हो गया था, पेज 14 भी कंप्लीट हो गया था। आज हमारा पेज 15 से स्टार्ट होता है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। अब देखिए, हंगर, हार्डशिप, एक तरफ तो लोग नेशनलिज्म के लिए बोल रहे थे, लगातार नेशनलिज्म के लिए रिवॉल्यूशन कर रहे थे। उसी समय पर यूरोप के अंदर जो हाफ सेंचुरी होती है, फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी होती है, वो बहुत तेजी से पॉपुलेशन के अंदर बूम होता है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाती है वहां पर। अब इसके बढ़ने की वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फैल जाता है यूरोप में। और अनएम्प्लॉयमेंट, लोग क्या होते हैं, नौकरी पाने के लिए घूमते रहते हैं, नौकरियां होती नहीं है, जॉब सीकर्स ज्यादा हो जाते हैं और एम्प्लॉयर्स कम हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ क्या था, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हुई तो खाने की भी कमी होने लगती है, प्राइसेस हाई होने लगते हैं लगातार। अब जो गांव की पॉपुलेशन थी, किसानों को वहां काम नहीं था, फसल खराब हो गई थी, है ना, क्रॉप फेलियर हुआ वहां पर, जिसकी वजह से जो किसान थे वो अपने गांव को छोड़कर शहरों की तरफ आने लगे। अब शहरों में आ गए तो वहां क्या हुआ, शहरों के अंदर क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, माइग्रेट होना, है ना, दे माइग्रेट टुवर्ड्स द सिटीज। अब शहरों में माइग्रेट हो गए, माइग्रेट होकर जो वहां रहते थे वो कहाँ रहते थे, बहुत ही स्लम एरियाज के अंदर। स्लम एरियाज, ओवर क्राउडेड स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियां अंधाधुंध भरी हुई, उनके अंदर वो लोग रहा करते थे। और जो वहां के स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे यूरोप के, वो बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन ले रहे थे इंग्लैंड की मशीन मेड प्रोडक्ट्स के लिए। इंग्लैंड ने, क्योंकि जैसा हमने अभी पढ़ा था, क्या इंग्लैंड में तो 18th सेंचुरी के अंदर ही स्टार्ट हो गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब यहाँ पर लेट 19th सेंचुरी के अंदर आ रहा है। तो इंग्लैंड वहां से मशीन के द्वारा बनाई गई सामानों को सस्ते दामों पर बेचता था। ये आपने इंडिया में भी देखा था, है ना, इंडिया में भी क्या, जब विदेशों से सामान आने लगा तो यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके सामान की डिमांड घट गई। क्यों? क्योंकि वो महंगा है। जो भी सामान हाथ से बनेगा, जो लोकल प्रोड्यूसर है मजदूरों के द्वारा बनवा रहा है, हाथ से बनवा रहा है, उसका प्रोडक्ट महंगा है। तो जो कॉमन मैन होता है वो क्या देखता है, वो पैसा देखता है कि मुझे कम पैसे में मशीन मेड प्रोडक्ट मिल रहा है तो मैं वही लूंगा। अब वहां के प्रोड्यूसर्स थे, उनके बहुत सारे जो कारखाने थे वो बंद होने लगे और उनको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। अब पर उसी रीजन में जो एरिस्टोक्रेसी रह रहे थे, जो हायर क्लास रह रहा था, वो इंजॉय कर रहा था फुल पावर, पूरे मजे से रह रहा था, सारे अधिकार उसको थे। जबकि वहां के जो पीजेंट्स थे, जो वहां के छोटे लोग थे, मजदूर थे, वो क्या कर रहे थे, वो बेचारे बहुत ही हार्डशिप भरी जिंदगी जी रहे थे। इसीलिए इसका नाम पड़ा ना, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। हार्डशिप, कठिनाई भरा समय, कठिनाई भरा समय जी रहे थे वो। इन रीजन्स के अंदर जो फूड के प्राइसेस थे वो भी लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया था, है ना, फसल खराब हो गई तो अनाज का दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अनाज की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही थी, हार्वेस्ट उनका खराब हो चुका था, फूड की शॉर्टेज थी, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट था, लगातार अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा था खूब। तो वहां की जो पॉपुलेशन थी पेरिस की, वो क्या करा उसने, वो पॉपुलेशन रोड्स पर आ गई, यानी विद्रोह करने लगी अपने राजा के खिलाफ। पेरिस की सड़कों पर उतर गए 1848 के अंदर। वो एक ऐसा साल था, फूड शॉर्टेज, देखिए बुक के अंदर देखिए पेज 15 लास्ट पैरा, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड। अब क्या हुआ, आउट ऑन द रोड, रोड के ऊपर आ गई पेरिस की पूरी पॉपुलेशन। बैरिकेड्स को तोड़ दिया, जो उन्होंने राजा के सेफ्टी के लिए लगाए होते हैं उन सबको तोड़ दिया, और मजबूरन जो लुइस फिलिप था वहां का राजा, उसको फ्ली होना पड़ा, वहां से भाग जाना पड़ा, है ना, फोर्स टू फ्ली। उसे लगा कि अब तो ये लोग मुझे मार देंगे, तो क्या उसने करा, वो वहां से भाग गया अपनी जान बचा के। नेक्स्ट पेज आ जाइए, पेज 16 पर। अब वहां पर राजा भाग गया और वहां की जो नेशनल असेंबली थी उसने अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया रिपब्लिक। प्रोक्लेम करना, घोषित कर देना, रिपब्लिक प्रजातंत्र, है ना, जहां जनता के द्वारा सरकार चलाई जाए। तो उसने अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया रिपब्लिक, और वहां पर सफरेज दे दिया गया सभी एडल्ट मेल्स को जो कि 21 ईयर्स से अबव थे, और सभी को गारंटीड दिया वर्क का, गारंटी द राइट टू वर्क, कि सभी को काम मिलेगा, काम का अधिकार दिया। उन्होंने क्या करा, नेशनल वर्कशॉप्स चलाए, बड़े बड़े नेशनल वर्कशॉप चलाए, जिनके अंदर एम्प्लॉयमेंट दिया गया, लोगों को काम कराया गया उनसे। अब देखिए, एक तो ये सीन हो रहा है, इसी समय पर एक गांव का तुम्हें यहाँ पर एक इंसिडेंट दिखाया गया, ये तो 48 के अंदर हो रहा है, पर अर्ली 1845 में वीवर्स थे, सेलेसिया के वीवर्स थे, जिन्होंने रिवॉल्ट करा वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ।
कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक बंदा होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उससे सामान लेता है और दूसरे को बेच देता है ना। तो कॉन्ट्रैक्टर था जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करता था गांव वालों को और उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट उसके बदले में लेता था। और अधिकतर ये टेक्सटाइल के बेस पर ही था, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से भी क्या आ रहा था? टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स आ रहा था, तो सबसे बुरा प्रभाव टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा था। अब ये वीवर्स थे, गांव में बनाया करते थे कपड़ा, और लगातार जो कॉन्ट्रैक्टर था वो उनकी प्राइसेस गिराता चला जा रहा था, कीमत बहुत कम कर रहा था। उन्हें ऑर्डर देता टेक्सटाइल का, पर पेमेंट बहुत ही कम कर रहा था। द जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ डिस्क्राइब द इवेंट इन अ सल्सिया विलेज एज फॉलोज। और अब एक जर्नलिस्ट थे उस समय पर, उन्होंने किस तरीके से इस इवेंट को डिस्क्राइब किया है वो नीचे एक छोटी सी रिपोर्ट, जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट होता है, इस तरीके से आपको दिया गया है कि जो वहां पर वीवर्स की कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा बुरी थी, बहुत दयनीय थी। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, मतलब बहुत ही दर्द में थे वो लोग। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब हैज बीन टेकन एडवांटेज। अब जो जॉब पाने की इच्छा, क्या होता है जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो लोग बहुत कम कीमत में काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, बहुत ज्यादा था उनके अंदर, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने फायदा उठाया और उनके प्राइसेस को रिड्यूस करता कर चला गया जो भी वो ऑर्डर देता। अब ऐसा ही एक दिन था 4 जून का, 2 बजे हुए थे दोपहर के, बहुत बड़ी संख्या में वीवर्स इकट्ठे हुए और वो मार्च करते हुए पहुंच गए कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन पर, मेंशन हवेली, उसके मेंशन पर पहुंच गए, उसके घर पहुंच गए और डिमांड करने लगे हायर वेजेस की, कि हमारे वेजेस बढ़ाए जाए, हम कीमत बढ़ाई जाए जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले में। अब उन्हें क्या किया जाता था? बहुत ज्यादा तुच्छ समझा जाता था। स्कॉन, स्कॉन यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है, दे वर ट्रीटेड विद स्कॉन, बहुत ही तुच्छ, बहुत गंदे तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता था। एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, और कभी कभी उनको धमकियां भी दी जाती थी बहुत सारी। इन्हीं के साथ एक ग्रुप था जिसने फोर्सफुली उस कॉन्ट्रैक्टर के घर के अंदर घुस गए। दे स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, विंडो पेन जो बहुत खूबसूरत शीशे थे उसके घर के विंडो के, वो सारे तोड़ दिए उन्होंने। फर्नीचर तोड़ दिए गए। पोर्सलिन, पोर्सलिन का क्या मतलब होता है? जो चीनी मिट्टी होती है उसके बने हुए बड़े वास, खूबसूरत बर्तन, सब उन्होंने तोड़ दिए। स्मैश्ड इट्स अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस एंड प्लंडर्ड, और दूसरा ग्रुप उसके स्टोर हाउस में पहुंच गया जहां पर के वो सारा सामान रखता था अपना, जो उनसे वीवर से बनवाता था उस सारे सामान को रखता था, वहां पहुंच गया, सबको स्मैश कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, सारे कपड़े जो बनाए हुए थे, जो कपड़ा सप्लाई के लिए था उसको बुरी तरह से खत्म कर दिया गया, फाड़ दिया गया। और कॉन्ट्रैक्टर की फैमिली को वहां से भागना पड़ गया नेबरिंग विलेज में, पास के गांव में भाग गए वो लोग, और पास के जो गांव वाले थे उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया उसको शेल्टर देने से, कि कोई उसको अपने यहाँ पर शरण नहीं देगा। उसी के 24 घंटे बाद वो दोबारा आया आर्मी के साथ और उसने जो वहां के वीवर्स थे उनके ऊपर गोलियां चलवा दी, जिसमें कि 11 वीवर्स की डेथ हो गई थी तभी पर। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके अंदर क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि एक्सप्लेन द इंसिडेंट ऑफ सेलेसिया। ठीक, एक आपको ये भी आ जाता है, हंगर हार्डशिप के लिए भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। एक तरफ तो ये मजदूर जो गरीब लोग हैं वो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अब क्या था, लिबरल्स भी रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। जो लिबरल्स कौन थे? अधिकतर प्रोफेशनल्स, मिडिल क्लास, बिजनेसमैन, जो अमीर लोग थे, वो भी लगातार आवाज उठा रहे थे रिपब्लिक होने के लिए, सफरेज के लिए, कि यूनिवर्सल सफरेज दीजिए हमें। फ्रांस तब तक ऑलमोस्ट क्या हो गया था, रिपब्लिक होने की तरफ था, हो ही गया था ऑलमोस्ट। ऐसे ही समय पर जबकि यूरोप का जो दूसरा हिस्सा था, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, वहां के लोग अब उससे प्रेरणा लेकर अपने यहाँ आवाज उठा रहे थे कि यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन लाइए, यहाँ पर भी जो लिबरलिज्म लाइए, सबको नेशन यूनिफिकेशन हो जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक समान बने और सारे जो छोटे छोटे टुकड़ों में राज्य हैं वो यूनिफाई होकर एक नेशन बन जाए। डिमांड क्या थी उनकी? मेन डिमांड क्या थी? अ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले तो एक संविधान लिखा जाए देश को चलाने के लिए। दूसरा फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो मैंने आपको बताया था सेंसरशिप, कि सेंसरशिप क्या था, राजा के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता, तो ये क्या चाहते थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिले। एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, किसी भी प्रजातंत्र में किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए क्या होता है, एसोसिएशन बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ
कोई ऐसा ग्रुप हो जो आवाज उठाए। तो एसोसिएशन किसकी हो सकती है? लेबर्स की हो सकती है ना, समाज के अलग अलग सोसाइटी की एसोसिएशन। तो उस समय तक ऐसे आजादी नहीं थी कि आप लेबर यूनियन बना लें, कोई ग्रुप बना लें, है ना, कोई रिवॉल्यूशन करे। तो वो इन चीजों की डिमांड कर रहे थे। In the German region, a large number of political association whose member were middle class। अब देखिए जर्मन रीजन का आया, क्यों? क्योंकि अब तक जो हो चुका, बेल्जियम वगैरह आपने पढ़ा इंडिपेंडेंट हो गए, पर अब यहाँ से क्या शुरुआत होती है? सबसे पहले जर्मन यूनिफिकेशन होगा। तो अब जर्मन के अंदर जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, अमीर लोग थे, वो सारे इकट्ठे हो गए फ्रैंकफर्ट के अंदर। फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है। और डिसाइड किया उन्होंने कि एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाएं। ऑल जर्मन नेशनल असेंबली किसके थ्रू बनाएं? वोटिंग के थ्रू। ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब उन सब ने वोट किया जर्मन नेशनल असेंबली के लिए, जिसके अंदर 831 मेंबर्स इलेक्ट हुए। और एक बहुत बड़ा फेस्टिव प्रोसेशन किया गया, बहुत बड़ा उन्होंने फेस्टिवल की तरह से मनाया, जैसे सेलिब्रेट करते हैं। और क्या किया? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंस्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। और उन्होंने कहा कि एक पार्लियामेंट जो लगाई जाएगी, वहां का सेंट पॉल चर्च है, उसके अंदर पार्लियामेंट लगाई जाएगी। और दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्क। और क्या कहा उन्होंने कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, पर उसका हेड किसको बनाएंगे? जो यहाँ का राजा पहले से है, मोनार्क, उसको हम हेड बना देंगे। सब लोग इकट्ठे हुए, और जो वहां का राजा था फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, जो कि प्रूशिया का किंग था उस समय पर, क्योंकि उस समय पर जर्मनी का कहीं कोई नाम नहीं था, उसको किससे जाना जाता था? प्रूशिया। वहां का जो मैक्सिमम एरिया किसके कब्जे में था? प्रूशिया के किंग जो था, क्या नाम है इसका? विल्हेम फोर्थ, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, उसके अंडर में था। उन्होंने उसको कहा कि हम आपको क्राउन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनाने के लिए, पर उसने रिजेक्ट कर दिया कि मैं ऐसा राजा नहीं बनूंगा, मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं बनूंगा। और उसने अपोज करा असेंबली का, इलेक्टेड मेंबर्स का। जबकि जो एरिस्टोक्रेसी थी और मिलिट्री था उस समय पर, उन सब के खिलाफ बहुत ज्यादा लोगों के अंदर विद्रोह भड़क रहा था। जो राजा के कौन थे? राजा के करीबी एरिस्टोक्रेसी थी और मिलिट्री थी, और उन सब के लिए ही विद्रोह मिडिल क्लास के अंदर और आम जनता के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था वहां पर। और वो अपना सपोर्ट खो चुके थे, जनता उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट थी वो किसके द्वारा थी? सबसे ज्यादा डोमिनेट थी मिडिल क्लास, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग थे उसके अंदर। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड। और आखिर में क्या हुआ? राजा ने ट्रूप्स को बुलाया, अपने सैनिकों को बुलाया, और वहां से उनको हटा दिया, जबरदस्ती हटा दिया वहां से, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर से। नेक्स्ट पैरा देखिए, द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन। अब इसी के साथ में पॉलिटिकल राइट्स अब यहाँ पर भी किसे मिल रहे थे? मैन को भी मिल रहे थे। तो वुमेन लगातार आवाज उठा रही थी कि वुमेन को भी अधिकार होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी होना चाहिए, और जो लिबरल मूवमेंट होते हैं जब उनके अंदर वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है तो उसको वोटिंग राइट भी दिया जाए। लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर। जबकि सालों से लगातार वुमेन लिबरल्स के साथ में मिलकर विद्रोह कर रही थी मोनार्की के खिलाफ। अब उन्होंने क्या करा? अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी, महिलाओं के ग्रुप अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने न्यूज़पेपर लिखना शुरू किया, पॉलिटिकल मीटिंग्स करने लगे, डिमॉन्स्ट्रेशंस करने लगे। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या? धरना प्रदर्शन होता है जिस तरीके से कि बार बार धरना प्रदर्शन करना, डिमॉन्स्ट्रेशंस करना। इन सब के बाद भी वुमेन को क्या रखा गया? माइनर के तौर पर ही रखा गया, कि उसको वोटिंग राइट नहीं दिया गया। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of Saint Paul, जब पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट लगी फ्रैंकफर्ट के अंदर, तो वुमेन को उसमें किस तरह रखा गया? सिर्फ एक मूक दर्शक जो कुछ नहीं बोल सकता, सिर्फ वो देखने आया है वहां पे, जो आम जनता होती है, जबकि वो लगातार पार्टिसिपेट कर रही है। और उसको कहा, उसे बैठने की जगह तक नहीं दी गई, उसे विजिटर गैलरीज के अंदर सिर्फ खड़ा रहने दिया गया देखने के लिए। ठीक है। अब इसी के साथ क्या था? जो कंजर्वेटिव्स था वो धीरे धीरे अनपॉपुलर होने लगा, वहां से हटने लगा। थ्रू कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848, दे कुड नॉट रीस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। यहां तक 1848 में कंजर्वेटिव्स ने अपने सैनिकों के द्वारा,
फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से उन्हें भगा दिया, मिडिल क्लास को, नेशनल असेंबली को वहां से हटा दिया, पर उसके बाद भी उसे दोबारा पुराने जैसा जो उसका रुतबा था वो नहीं मिला. Monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concession. अब मोनार्क को, जो राजा था, जो वहां के राजा थे, एरिस्टोक्रेसी, उन्हें समझ आ गया कि अगर हमें सरकार चलानी है तो हमें कुछ ना कुछ उन्हें अधिकार देने पड़ेंगे. जब हम उन्हें थोड़े बहुत अधिकार देंगे, लिबरल नेशनलिस्ट को, रिवॉल्यूशनरीज को, उसके बाद ही हम सत्ता में बने रहेंगे या देश प्रॉपर तरीके से चल पाएगा. Hence, in the year after 1848, the autocratic monarch of Central and Eastern Europe began to introduce the changes. अब डर के मारे जो सेंट्रल और ईस्टर्न मोनार्क थे, उन्होंने डर के मारे रिवॉल्यूशनरीज को चेंज देना शुरू किया. वो तैयार हो गए कि ठीक है, हम तैयार हैं, थोड़ा जो आपको अधिकार चाहिए हम वो दे देंगे आपको. Thus, serfdom and bonded labor were abolished. और उसका पहला उन्होंने जो अधिकार दिया कि गुलामी, बॉन्डेड लेबर और जो हम गुलाम बनाकर काम कराते हैं उसको पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया. कहां पर? हैब्सबर्ग डोमिनेशन, जहां हैब्सबर्ग का राज्य है और जहां पर रशिया है, वहां से पूरी तरह से गुलामी, बंधवा मजदूरी हटा दी गई. द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हैब्सबर्ग हंगेरियंस इन 1867. और इसी के साथ जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसने अपने यहाँ जो हंगेरियंस थे उनको और ज्यादा लिबर्टी दी, और ज्यादा ग्रांट किए कुछ अधिकार 1867 के अंदर. ठीक है बेटा, आज हमारा 18 तक कंप्लीट हो गया. पेज नंबर 18 तक आप रीड आउट करेंगे. उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी लिखवाऊंगी. जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट 10 इयर्स के क्वेश्चन भी लिखवा दूंगी. और इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, और आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, पूरा सोशल स्टडीज बोर्ड से पहले कंप्लीट कर लेंगे. थैंक यू.